हेलो। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है आपके लिए खास है क्योंकि आज की इस क्लास में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 15 या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के दूसरा बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इस क्लास में जो है इस चैप्टर के जितने भी 2 नंबर वाले बीबीआई क्वेश्चन होंगे वो पूरा के पूरा जो है क्लास के अंतिम समय तक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है बाबू कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत वैसे अदालत को कहते हैं जो बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए लोगों के सहमति से ही केस को सुलझा दिया जाता है, उसे लोक अदालत कहते हैं। लोक अदालत मतलब कि लोगों का अदालत। बात समझ गए? जैसे गांव में मुखिया सरपंच ये लोग जो है आपस में सहमति से ही जो है केस का निपटारा कर देते हैं। ठीक है, देखिए लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसा अदालत है जो किसी मामले को बिना उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में गए ही जो है लोगों की सहमति से मामले का निपटारा कर देते हैं। वैसी अदालत को ही जो है हमनी के क्या कहते हैं, लोक अदालत कहते हैं। लोक अदालत मतलब कि साधारण सी भाषा में हम कहें तो गांव में हमनी के जो सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, अगर गांव में चोरी हो गया चाहे कोई किसी को मार दिया तो मुखिया सरपंच अगर मामला को सुलझा देवे तो वो अदालत ही कहलाएगा, लोक अदालत है। बात समझ गए? अगर ये जो है केस बड़ा हो जाता है तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से भी नहीं सुलझेगा तो देश के जो है एक एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहां पे सुलझेगा। ठीक है, तो लोक अदालत मतलब लोगों के सहमति से ही समस्याओं का निपटारा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय क्या है। न्याय सुनिए, बिना किसी धर्म जाति में विभेद किए हुए सभी को समान अधिकार और समान अवसर मिलना ही जो है क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। न्याय क्या है? तो मान के चलिए कि आप जो हैं किसी दूसरे कास्ट के हैं, किसी दूसरे धर्म के हैं, हम जो हैं किसी दूसरे कास्ट के हैं, किसी दूसरे धर्म के हैं, और सरकार जो है कहती है कि हमारे लिए सुविधा है आपके लिए सुविधा नहीं है। तो का वो जो है न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। न्याय का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को जो है समान अधिकार और समान अवसर देना ही कहलाता है न्याय। बात समझ गए? चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, अगर नियम बना रहे हैं तो सभी के लिए बने तब न्याय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं? पर प्रत्यक्ष राजतंत्र का मतलब है कि डायरेक्ट रूप से जनता जो है अपने राजा का चुनाव करती है, तो उसे ही जो है प्रत्यक्ष राजतंत्र कहते हैं। देखिए प्रत्यक्ष राजतंत्र से हम यह समझते हैं कि जिस राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसी राजतंत्र को प्रत्यक्ष राजतंत्र कहते हैं। इस राजतंत्र में सारी शक्तियां जनता के हाथों में होती है। जनता अपने मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों यानी शासक का जो है चुनाव करती है। प्रत्यक्ष राजतंत्र मान के चलिए कि हमको जो है सीएम बनावेला है, तो सीएम यानी मुख्यमंत्री। अब डायरेक्ट अगर हम मुख्यमंत्री के वोट देंगे तो ऊ कहलाएगा प्रत्यक्ष राजतंत्र। लेकिन हमनी के यहाँ प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। कैसे? तो हम लोग जो है विधायक को वोट देते हैं, विधायक चुनता है सीएम को। ठीक है, वैसे ही प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, तो हम लोग जो है प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हम लोग पहले सांसद लोगों को वोट देते हैं और वो लोग जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं चुन रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष क्या कहलाएगा? जिसे हम डायरेक्ट चुन रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, गांव में मुखिया जो है क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष राजतंत्र, क्योंकि मुखिया को हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। विधायक क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा, क्योंकि विधायक हम लोग डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं। सांसद क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष राजतंत्र, जिससे हम लोग डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं वो प्रत्यक्ष राजतंत्र। और जिसे हम लोग जो है किसी दूसरे के सहारा किसी दूसरे के द्वारा चुनवाते हैं तो वो जो है अप्रत्यक्ष राजतंत्र। बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वालोकन से जो है आप क्या समझते हैं? न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब होता है कि कोई भी अगर किसी कारणवश, मान के चलिए कि मेरे ऊपर केस हुआ, केस हुआ और हमको जो है गलत फंसा दिया गया कि हम किसी के जो है हत्या कर दिए, ये जो है गलत हमको फंसाया गया।
तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को दोबारा उठाएगा कि नहीं, इसको जो है गलत फंसाया गया है, फिर से जो है जांच की जाए। तो दोबारा जो जांच होगी वही कहलाया जाएगा न्यायिक पूर्वालोकन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। न्यायिक पूर्वालोकन से हम यह समझते हैं कि न्यायिक पूर्वालोकन न्यायालय का वह शक्ति है जिस शक्ति के बल पर विधायिका यानी विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर सकती है और संविधान के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जो है उसे निरस्त कर सकती है। इसका अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है प्राप्त है। बात समझ गए? अगर कोई नियम कानून जो है किसी खास विशेष व्यक्ति को जो है गलत तरीके से फंसाता है, या मान के चलिए कि संसद द्वारा जो है एक नया कानून बन गया, विधानमंडल द्वारा एक नया कानून बन गया और वो कानून जो है किसी के लिए जो है अच्छा नहीं है, तो उस कानून के बारे में जो है सर्वोच्च न्यायालय जानकारी प्राप्त करेगी। अगर उसको लगता है कि संविधान के खिलाफ है तो उसको तुरंत खत्म कर देगी। बात समझ में आया? न्यायिक पूर्वालोकन क्या है? न्यायिक पूर्वालोकन यानी कि आप पे या तो गलत तरीके से आपको फंसाया जाए या तो जो है कोई गलत तरीके से नियम कानून बना दिया जाए, तो उसका दोबारा सुप्रीम कोर्ट जांच करवाती है और जांच में अगर सही पाई जाती है तो वो चलता है और नहीं सही पाई जाती है तो उसे जो है निरस्त मतलब कि खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संविधान में प्रस्तावना से हम यह समझते हैं कि संविधान के सिद्धांत और अधिकार प्रस्तावना द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया। संविधान में प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? तो संविधान में अगर कोई चीज को चेंज करना हो, चाहे कोई चीज उसमें जोड़ना हो, ठीक है, तो प्रस्तावना के तहत, प्रस्तावना मतलब कि पहले संसद में प्रस्ताव रखा जाता है कि हम लोग जो है इस चीज को संविधान में जोड़ना चाहते हैं, इस चीज को संविधान से हटाना चाहते हैं, तब जाके एक प्रस्तावना संसद में पेश की जाती है। उसके तहत जो है इन नियम कानूनों को जो है ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है संविधान में प्रस्तावना कब से लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949। सिंपल सी बात में समझिए कि संविधान में प्रस्तावना से हम यह समझते हैं कि संविधान के सिद्धांत मतलब नियम कानून और अधिकार प्रस्तावना द्वारा ही जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब नियम कानून संविधान में जो भी हैं, जो भी उसमें अधिकार हैं, वो जो है एक प्रस्तावना के तहत ही जो है उसमें जो है बना है और उसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना जो है अपनाया गया था। चलिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट रूप से जो है किसी नेता को जो है हम लोग चुनते हैं, जैसे विधायक को डायरेक्ट रूप से चुनते हैं, गांव के मुखिया को हम लोग डायरेक्ट रूप से चुनते हैं, संसद वगैरह सांसद लोग जो होते हैं उनको हम लोग जो है डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जिसमें हम लोग डायरेक्ट रूप से नहीं चुन करके हमारे चुने हुए कैंडिडेट उसको चुनते हैं। जैसे हम लोग विधायक को डायरेक्ट वोट दिए, विधायक जो है मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहा है, तो वो जो है अप्रत्यक्ष राजतंत्र है। बात आपको समझ में आया? चलिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन का जो है संचालन करती है। प्रजातंत्र को आमतौर पर एक शासन तंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में प्रजातंत्र सरकार का जो है एक क्या है? संगठन है जो जनता द्वारा निर्मित है, नियंत्रित एवं संचालित है। अप्रत्यक्ष राजतंत्र मतलब समझ गए? अप्रत्यक्ष मतलब कि हम लोग किसी और को चुने और वो जो है किसी और को चुना, लेकिन प्रत्यक्ष में डायरेक्ट हम किसी को वोट देके चुन रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही से जो है आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही मतलब देश की जनता के कार्यों की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं लोक सेवकों पे होती है, अतः सफल प्रशासन एवं देश को जो है विकास की तीव्र गति प्रदान करने में नौकरशाही ही जो है प्रतिबद्ध भूमिका होती है, जो कुशल प्रशासक, नेतृत्वकर्ता,
अस्थाई लोक सेवक होते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब समझिए कि आईएएस आईपीएस, मतलब कि यूपीएससी जो पास करके बना अधिकारी, बीपीएससी पास करके जो अधिकारी बना, उन्हीं नौकरशाही मतलब नौकर मतलब समझ रहे हैं, जो नौकरी कर रहा है उसे नौकर ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो जो बीपीएससी पास करके गया या यूपीएससी पास करके गया और देश के नियम कानून बनाने में, देश के लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान करने में अगर वो भागीदारी निभा रहे हैं तो उन्हें हमने के कहते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही। ठीक है, यानी कि लोगों के लिए जो अधिकारी काम करे, लोगों के नियम कानून को बचाए रखने बनाए रखने में जो अधिकारी काम करे उसे जो है प्रतिबद्ध नौकरशाही कहेंगे। जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई अगर डीएम है, कोई एसडीएम है, तो ये सब जो है प्रतिबद्ध नौकरशाही कहलाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल लगा था, उसके रीजन बताइए। 1975 में जो है देश में जो है आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था। क्यों लगा था? उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी। उसके पीछे 3 रीजन। पहला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो बनेगा नहीं बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, इसका निर्णय नहीं, ये नहीं हुआ था। इलाहाबाद ने जो है एक गलत डिसीजन दे दिया था। ठीक है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है एक निर्णय हुआ था, उस निर्णय के कारण जो है आपातकाल लगने की जो है संभावना बनी थी। ठीक है, दूसरा, विरोधी दल द्वारा सरकार पर दबाव बनाना। जो विरोधी पार्टियां थी, जैसे इंदिरा गांधी सरकार में थी, तो जो इसके विरोधी पार्टियां थी वो जो है सरकार पे जो है दबाव बना रही थी कि आप सरकार से जो है अपने आप को जो है इस्तीफा दीजिए। ठीक है, तीसरा, इंदिरा सरकार द्वारा आपातकाल लगाने की घोषणा। और तीसरा जो है लास्ट में तंग आकर जो है इंदिरा गांधी ने जो है क्या कर दिया, तो आपातकाल जो है लगाने की घोषणा कर दी। फिर से एक बार समझिएगा कि 1975 में आपातकाल लगा क्यों था। 1975 में आपातकाल लगने के जो है 3 कारण, कि इलाहाबाद जो है एक ऐसी जो है निर्णय सुनाती है जिसको जो है देश नहीं सह पाता है और आपातकाल लगता है। दूसरा कारण था कि विरोधी पार्टियां जो है सरकार पे जो है दबाव बनाती है कि आप जो है त्याग पत्र दीजिए। और तीसरा कि इंदिरा गांधी सरकार जो है ये खुद भी चाहती थी कि एक बार आपातकाल लगे जिससे उसका छवि जो है अच्छा बने। ठीक है, तो ये जो है 3 कारण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जैसे बिहार में अगर राज्यपाल है, चाहे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है, तो इसको भेजा कौन है? तो इसको जो है भेजने का काम करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और उसका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। ठीक है जी, तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल का जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष के पहले अगर राज्यपाल जो है स्वयं त्याग पत्र दे दें तो वो अलग बात है, फिर जो है राष्ट्रपति जो है उसे कभी भी जो है हटा सकते हैं। देखिए 2 कंडीशन हो सकता है, अगर 5 साल तक ठीक है कि वो रहेंगे, लेकिन अगर उससे पहले भी जो है उनका तबीयत वगैरह खराब है तो वो अपने खुद जो है त्याग पत्र दे के हट सकते हैं, या राष्ट्रपति जब चाहेंगे जब जो है उन्हें राज्यपाल हटा सकते हैं। या आज इस स्टेट के राज्य हैं राज्यपाल हैं तो कल जो है उस स्टेट के राज्यपाल जो है उन्हें बनाया जा सकता है। सब पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण बताइए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण जो है निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में देशों में भ्रष्टाचार कम होते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब कि जनता डायरेक्ट सरकार चुनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जनता तय करेगी, तो इसमें जो है भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं कम है। ठीक है, दूसरा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निर्णय प्रक्रिया आसान होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निर्णय प्रक्रिया आसान होती है कि जनता ने जिसको वोट दिया डायरेक्ट उसको सीएम पीएम बना दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बिहार का कंडीशन और भारत का कंडीशन अलग है। हम लोग विधायक को वोट देते हैं, विधायक कल भैला जो जिसके लिए जो है वो खड़ा था, मान के चलिए कि
लालू यादव के पार्टी से कोई विधायक खड़ा हुआ, हम जो है उसको वोट दिए कि वो लालू यादव के मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन ये बिहान भेला पलट के नीतीश कुमार में चल गया। तो ये अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है। लेकिन जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसमें डायरेक्ट हम लोग जो है उसको जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो है आप समझे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यायिक सक्रियता क्या होती है। न्यायिक सक्रियता समझिए, जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को समझ नहीं सकती हैं या अपने कार्यों को करने में विफल रहती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उनके कार्यों को करने के लिए निर्णय या आदेश देता है। वह निर्णय या आदेश ही क्या कहलाती है, न्यायिक सक्रियता। इसके प्रमुख स्रोत लोक अदालत हैं, उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं और आदि हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, विधायिका या कार्यपालिका अगर कोई काम नहीं करती है, विधायिका मतलब कि अगर जो है आपके जो है शहर में आपके जो है गांव में अगर कोई नियम कानून बनाया गया है, जैसे थाना पुलिस बनाया गया है, ठीक है, ब्लॉक बनाया गया है, तो अगर ये लोग जो है सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, तो हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, लोक अदालत के पास एगो पावर है कि उनसे जो है वो काम करवा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि हम ब्लॉक में गए और मेरा कोई काम नहीं हुआ, या मान के चलिए कि थाना में हम गए और थाना में जो है मेरा काम नहीं हुआ, तो ये काम नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप हाई कोर्ट में उसके प्रति आवेदन दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। काम काम तो ऐसे होगा कि फिर नाम मत लीजिए, जो आपका काम नहीं किया है वो कहाँ जाएगा उसको खुद नहीं पता होगा, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता मतलब होता है कि जब विधायिका या कार्यपालिका काम नहीं करती है तो उसके बदले में जो है ये लोग न्यायालय लोगों का एंट्री होता है। न्यायालय मतलब लोक अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इन तीनों का एंट्री होता है। ये लोग जो है आपका काम बढ़िया से करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि कानून के दो स्रोतों का उल्लेख करें। कानून के दो स्रोत बताइए कि कौन कौन से हैं। पहला रीति रिवाज और तथा दूसरा है संविधान। कानून के दो स्रोत जो है, पहला रीति रिवाज और दूसरा संविधान। मतलब जितने भी नियम कानून आए वो कहाँ से आया और कैसे आया। तो पहला तो संविधान में लिखा हुआ जो कानून है वो, और दूसरा रीति रिवाज। कहने का मतलब समाज में भी जो है कुछ कानून है जिनको हम लोगों को देख के चलना होता है कि बड़े से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, रिश्तेदारों से कैसे बात करना है, अपने परिवार के लोगों से कैसे बात करना है। बातें समझ में आ रही हैं। तो कानून के दो स्रोत हैं, एक रीति रिवाज और दूसरा संविधान, ठीक है। समाज से संबंधित कानून जैसे अंधविश्वास, ये सब जो है क्या है, तो रीति रिवाज है। संविधान जो है तो जबकि बुनियादी महत्व से संबंधित कानून संविधान से संबंधित है। चलिए, कानून के दो स्रोत बता देंगे, रीति रिवाज और संविधान। आपातकाल के दो गो नतीजा बताइए। जब 1975 में जो है इमरजेंसी लगा, मतलब कि आपातकाल लगा, कौन कारण से लगा था आपको याद हुआ। एगो इलाहाबाद के निर्णय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के कारण, दूसरा जो है विपक्षी दलों के दबाव के कारण, और तीसरा इंदिरा सरकार ने जो है खुद लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपातकाल के दो गो नतीजा बताइए कि जब इमरजेंसी लगा तो उसके बाद हुआ क्या, इसका नतीजा क्या निकला। तो आपातकाल लागू होने पर सारी शक्ति जो है केंद्र के अधीन आ जाती है। अब आपातकाल मान के चलिए कि बिहार में इमरजेंसी लग गया, ठीक है, तो पूरा पावर जो है अब प्रधानमंत्री के पास चला जाएगा। लेकिन अब समझिए कि पूरा भारत में जो है लग गया आपातकाल, तो पूरा जो है पावर किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। बात समझ में आया। चलिए, आपातकाल की स्थिति में चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है एवं नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ही इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में जो है अगर मान के चलिए चुनाव हो रहा है तो चुनाव रोक दिया जाएगा। आज जो नागरिक के अधिकार हैं, अधिकार मतलब समझते हैं, स्वतंत्र रूप से आपको बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, आपको जो है मतलब कुछ भी करने का जो आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 19 में जो है जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सब रोक दिए जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मतलब सरकार आ सकती है, आपको उठा के ले भी जा सकती है अगर इमरजेंसी लग जाए तो, ठीक है। तो आपातकाल के ये दोनों चीजें होते हैं, सारी शक्तियां जो है केंद्र के अधीन हो जाती है, और आपातकाल की स्थिति में चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है
और नागरिकों के अधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा कि आपातकाल लागू होने के बाद भारत का संविधान जो है संघात्मक से एकात्मक संविधान हो जाता है। संघात्मक से एकात्मक सिद्धांत कहने का मतलब है संविधान में तो नियम कानून रहते हैं, बट वो नियम कानून जो है सिर्फ केंद्र में ही काम करेगा। मतलब जिनके अधीन जो है आपातकाल मान के चलिए भारत में लगा, अब भारत में लगा तो उस समय जो है किनके हाथ में चला गया, राष्ट्रपति के हाथ में चला गया पूरा पावर। तो सिर्फ संविधान का उपयोग राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। उस समय कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं संविधान में ये नियम है हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए नक्सलवाद क्या है आप बता सकते हैं? नक्सलवाद आपने सुना होगा आतंकवाद, लेकिन नक्सलवाद क्या है? देखिए आतंकवाद और नक्सलवाद में जो है मतलब एकदम डिफरेंस है। आतंकवाद मतलब कि कोई दूसर देश के जो है व्यक्ति कोई दूसर देश में घुस करके जो है अगर हमला करता है, अटैक करता है, तो उसे हमने के आतंकवाद बोलेंगे। लेकिन यही कंडीशन अगर जो है अपने ही देश के व्यक्ति अपने ही देश में अटैक करें तो उसे जो है हमनी के नक्सलवाद कहते हैं। नक्सलवाद एक सशस्त्र आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1967 में चारू मजूमदार और कानू संथाल ने पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से जो है हुई थी, इसीलिए इसका नाम जो है नक्सलवाद पड़ा। आप नक्सलवाद हमने आपको समझाया कि मान के चलिए कि हम भारत देश में हैं, हम भारत देश में ही हैं, अब भारत के खिलाफ ही जो है का कर दिए तो आतंकवादी फैला दिए, तो हम कहलाएंगे नक्सलवाद। ठीक है, अगर कोई दूसरे देश से अपन देश में आके जो है घुस के हमला कर रहा है तो वो कहलाएगा आतंकवाद। तो वैसे ही जो है 1967 में मतलब कि 1967 में जो है चारू मजूमदार और कानू संथाल ये दो व्यक्ति जो थे इन्होंने ही जो है बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से जो है क्या कर दिया, तो नक्सलवाद की शुरुआत कर दिया गया। और इसका नक्सलवाद नाम क्यों रखा गया, तो क्यों गांव का नाम ही था कौन, नक्सलबाड़ी। तो नक्सलबाड़ी से जो है देश के खिलाफ आवाज उठा, आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया नक्सलवाद। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष अभी पता है आप सभी को कौन है, ओम बिरला है। अब लोकसभा अध्यक्ष के जो है कोई दो को पावर बताइए वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य जो है क्या है, निम्नलिखित हैं। अब देखिए लोकसभा की कार्यवाही और संचालन के लिए वह नियम और विधि का निर्वहन जो है कर सकते हैं। मान के चलिए कि लोकसभा चलाने के लिए जो है कोई नियम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, किसी नियम को हटाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है इतना पावर है कि लोकसभा चलाने के लिए वो नियम कानून बना सकते हैं, नियम कानून तोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि लोकसभा में किसी विशेष को लेकर कार्यस्थल प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करना। मतलब लोकसभा में किसी विषय को लेकर जो है उस पे अनुमति मीन्स मोहर लगाना। मान के चलिए भारत सरकार जो है कोई काम नहीं कर रहा है, अब भारत सरकार में अभी जो है पावर में है नरेंद्र मोदी जी, अब विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में जो है विशेष राज्य की दर्जा मिले, तो वहां पे जो है विपक्ष आवाज उठाएगा कि बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। अगर लोकसभा उनके बातों से सहमत हो गया, मुहर मार दिया कि मिलेगा विशेष राज्य की दर्जा, तब जो है वहां से पास हो सकता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा के पास इतना पावर है कि कोई भी कार्य को जो है वो जो है आगे बढ़ाने की अनुमति दे सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब जानते हैं मनुष्य का जो है मूल कर्तव्य होता है कि वो देश का अगर नागरिक है तो उसका क्या क्या कर्तव्य है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, तो मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्य को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति एवं विकास के लिए तथा समाज एवं देश की प्रगति के लिए जो है आवश्यक है। अभी भारतीय संविधान में जो है कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब व्यक्ति को जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं। हमको भी कुछ अधिकार प्राप्त है, हमको नहीं पूरे देश के व्यक्ति को जो है भाई अधिकार प्राप्त है। तो 11 गो मौलिक कर्तव्य है जिसके तहत जो है आप अपना काम जो है देश में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन है कि शून्यकाल से आप क्या समझते हैं? शून्यकाल मतलब समझते हैं कि संसद या विधानसभा चल रहा है और उसके लिए जो है ब्रेक मिला हो, तो उसे शून्यकाल कहते हैं। जैसे स्कूल में टिफिन होता है ना आधा घंटा लंच करने के लिए, तो वैसे ही शून्यकाल जो है संसद और कहाँ पे होता है, तो वो जो है विधानमंडल में। तो शून्यकाल वह समय होता है जब संसद काल तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, या दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है। लोकसभा में शून्यकाल में मुद्दे को उठाने के लिए सदस्यों को रोजाना सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच जो है स्पीकर को सूचना देना पड़ता है। शून्यकाल अभी हमने बताया कि स्कूल में जैसे टिफिन होता है लंच करने के लिए, तो वैसे ही शून्यकाल होता है। शून्यकाल 12 बजे से जो है संसद में शुरू होता है, और 12 बजे से संसद में शुरू होता है तो शून्यकाल में होता क्या है? का जो है संसद वगैरह लोग लंच करते हैं? नहीं जी, किसी मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाया जाता है। ठीक है, तो 12 बजे के बाद जो है किसी मुद्दे पे जब आवाज उठाया जाता है तो उस समय को हमनी के कहते हैं शून्यकाल। डेली डेली संसद में जो है आप शून्यकाल नहीं लागू कर सकते हैं। शून्यकाल अगर लागू करना है तो सदस्यों को जो है 8 से 9 बजे के बीच में जो है संसद में पहुंचना होता है। आप पहले ही बता देना होता है कि आज जो है शून्यकाल हमको चाहिए, तब जाके जो है 12 बजे के बाद जो है आप संसद में जो है कुछ मुद्दों पे जो है अपना जो है सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है, प्रश्नकाल एगो होता है। अभी आपने समझा कि शून्यकाल क्या होता है, अब प्रश्नकाल समझिए। तो संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल जब भी बैठक होती है तो प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अर्थात 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसे प्रश्नकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सांसद या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्नकाल में एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को ही जो है सूचीबद्ध किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि शून्यकाल क्या होता है, तो संसद में 12 बजे के समय के बाद जो होता है, जो किसी एक मुद्दा पे प्रश्न और उत्तर होता है, तो उसे हमने के शून्यकाल कहते हैं। लेकिन प्रश्नकाल डेली होता है, शून्यकाल कभी कभी होता है, प्रश्नकाल डेली होता है। अगर संसद चलना शुरू हो गया, विधानमंडल चलना शुरू हो गया, तब प्रश्नकाल जो है पहला 1 घंटा प्रश्नकाल ही होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रश्न पूछता कौन है? तब प्रश्न जो है विपक्ष के नेता लोग पूछते हैं। ठीक है, जिनका सरकार नहीं होता है, कुछ सीटों के कारण सरकार नहीं बनता है। एग्जाम्पल हम लें तो मोदी की सरकार है, तब प्रश्न वो लोग नहीं पूछेंगे। प्रश्न जो है राहुल गांधी के सरकार वाला जो है पूछेगा कि आपने ये काम काहे नहीं किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, तो प्रश्नकाल वो है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश का क्या अर्थ है। अब अध्यादेश का मतलब समझिए। अध्यादेश एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल उस समय कानून लागू करने का कार्य करते हैं जब संसद अथवा राज्य विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो। राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिमंडल के सलाह पर ही अध्यादेश लाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और राज्यपाल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश मतलब क्या है समझिए। हमने अभी आपसे जो है पीछे कुछ प्रश्नों में बताया कि अगर भारत के संविधान में कुछ जो है परिवर्तन करना हो, कुछ नियम कानून को जो है जोड़ना हो, तो हम लोग प्रस्तावना पेश करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि संसद काल नहीं चल रहा है, विधानमंडल काल नहीं चल रहा है, तब अगर कोई नया कानून बनाना हो तब क्या करना होगा? तो उस समय प्रस्तावना नहीं, अध्यादेश काम आता है। जब संसद वगैरह नहीं चल रहा हो, विधानमंडल नहीं चल रहा हो और कोई नया कानून बनाना है, तो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश के अंतर्गत राष्ट्रपति के बाद जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं ये लोग मीटिंग करेंगे, और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल वाले जो लोग हैं, जो देश में मंत्री हैं, उन सब से जो है बातचीत करके जो है वो कानून लागू कर दिया जाता है। बात समझे? तो ये अध्यादेश कहलाता है। ठीक है जी, चलिए अब जो है आज के जो है क्लास में जो है लगभग 20 क्वेश्चन रहे। हमें जो है जानना है कि इनमें से कौन से प्रश्न हैं जो आपको समझ में ना आए, याद नहीं हुए,
अगर किसी कारणवश कोई प्रश्न आपको याद ना हुआ हो, समझ में ना आया हो, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आप एसजीएस क्लासेस से जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह ले लेंगे, तो यहाँ से जो है आपको और आसानी मिलेगी समझने में। ठीक है जी। यहाँ पे जो है आपको क्या मिलता है, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, बहुत सारे चीज जो आपके परीक्षा में 450 प्लस नंबर लाने में जो है काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।